और एंड के ऊपर हम डिस्कस करते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड। हेट्रोपोलीसेकेराइड को दूसरा हम नाम देते हैं म्यूकोपोलीसेकेराइड। जीन लॉस हैज सजेस्टेड द नेम ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन टू डिस्क्राइब दिस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो जीन लॉ साइंटिस्ट है, जीन लॉस, तो इसने सबसे पहले टर्म जो हेट्रोपोलीसेकेराइड को ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन दी। दे आर यूजली कंपोज्ड ऑफ माइनो शुगर। ये ग्लाइकोसामिनो भी ग्लूकोज के साथ माइनो शुगर हो सकती है, या एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो सकती है, या ग्लैक्टोसामीन हो सकती है। और यूरोनिक एसिड, इसमें ग्लूकोनिक एसिड हो सकता है या हाइड्रोनिक एसिड हो सकता है। यूनिट एज ए प्रिंसिपल कंपोनेंट थ्रू द some are chiefly made up of minor sugar and monosaccharide unit without the presence of a monosaccharide। और एक दो ऐसा भी हेट्रोपोलीसेकेराइड है जो कि सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड यूनिट का बना होता है without the presence of uronic acid। The hexosamine present in generally acetylated form। जो माइनो शुगर होती है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की फॉर्म में हो सकती है मोस्टली केसेस में। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टिश्यू के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वेयर दे आर जनरली प्रेजेंट इन आइदर फ्री फॉर्म और कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन। Carbohydrate content vary when carbohydrate content is more than 4%, then they are known as mucoprotein when carbohydrate attach with protein. When it is less than 4%, they are called as glycoprotein. So you have to differentiate with mucoprotein with glycoprotein. If the carbohydrate portion of the protein is more than 4%, then it is known as mucoprotein, and if carbohydrate portion is less than 4%, then it is known as glycoprotein। तो ये एसिड हो सकता है जब डाइसेकेराइड, रिपीटिंग डाइसेकेराइड हाइड्रोपोलीसेकेराइड में होते हैं, तो ये एसिड हो सकता है जिसको ग्लूकोर्निक एसिड कहते हैं। और बाद का इसकी दूसरी फॉर्म होती है हाइड्रोनिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नीचे आ जाता है, एच ग्रुप ऊपर चला जाता है। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के अंदर अगर सेकंड कार्बन के ऊपर माइनो ग्रुप लग जाए तो ये सिर्फ ग्लूकोसामीन कहेगा, और फिर अगर एस्टर ग्रुप भी लग जाता है सी डबल बॉन्ड CH3 तो इसको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कहेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? although there is no agreement on classification, the nitrogenous heteropolysaccharide जो है उसको हम इनमें क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है इसमें? म्यूकोपोलीसेकेराइड जो है उसको हम न्यूट्रल या एसिडिक कह सकते हैं। एसिडिक में दो कैटेगरी हैं, न्यूट्रल हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल में क्या है कि सल्फेट फ्री, जिनके अंदर सल्फेट ग्रुप नहीं होता, और सल्फेट कंटेनिंग यानी कि जिसमें सल्फेट ग्रुप लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम दो ऐसे हेट्रोपोलीसेकेराइड म्यूकोपोलीसेकेराइड पढ़ेंगे जो सल्फेट फ्री हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइलोरोनिक एसिड है, ठीक है। ये सल्फेट फ्री म्यूकोपोलीसेकेराइड इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। इसको सबसे पहले आई के सॉल्यूशन से सेपरेट किया गया था। लेटर इट इज वाज फाउंड टू प्रेजेंट इन सलामियल फ्लूइड। सलामियल फ्लूइड वो होता है जो जॉइंट्स के अंदर जो मौजूद होता है, उसके अंदर से इसको बड़ी लार्ज क्वांटिटी में हासिल किया गया। इसके अलावा स्किन के अंदर होता है, अम्बिलिकल कार्ड के अंदर होता है, हेमोलिटिक स्टेप्टोकाकाई वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, रियोमेटिक नोड्यूल्स यानी कि जब चोट लग जाती है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है तो वहाँ पे ये मौजूद होता है। इट अकर बोथ इन फ्री एंड सॉल्ट लाइक कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन एंड फॉर्म सो कॉल्ड ब्राउन सब्सटेंस ऑफ मेसेनकाइम। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन है। An integral part of gel-like ground substance of connective and other tissues। कंपोजिशन देखें तो इसमें एक मॉलिक्यूल होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, दूसरा डी ग्लूकोर्निक एसिड। जो अभी हमने स्ट्रक्चर दो देखे हैं, ठीक है। कौन से दो स्ट्रक्चर देखे हैं? ये एक ये आ गया आपका, ये डी ग्लूकोर्निक एसिड है, और दूसरा इसके अंदर जो यूनिट होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और मोस्टली जो हेट्रोपोलीसेकेराइड होते हैं इसमें जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 और बीटा 1,3 होती है। यानी कि एक जो यूनिट होता है वो बीटा 1,4 के ज़रिए जुड़ा होता है, दूसरा यूनिट बीटा 1,3 के ज़रिए जुड़ा होता है।
कुछ को छोड़ के कुछ के अंदर दूसरी लिंकेज अल्फा 1,4 भी होती है। हेपरन के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज होती है। फंक्शन क्या है, ये एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। hyaluronic acid in the joints act as a lubricant and shark absorbent. Intra-articular injection of hyaluronic acid in knee joints is used to alleviate pain in chronic osteoarthritis of knee joints. जिन पेशेंट को हाइलोरोनिक एसिड की जिन पेशेंट्स को हाइलोरोनिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे पेन होता है जॉइंट में, ठीक है। और वो पेन फिर कम करने के लिए हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देते हैं जो फ्रिक्शन को कम करता है और पेन कम हो जाता है। हाइलोरोनिडेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाइलोरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। प्रेजेंट इन सर्टेन टिश्यू, नोटेबली ये टेस्टिकुलर टिश्यू में होता है और जो स्पर्मेटोजोआ बनता है उसके अंदर ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। और एग के ऊपर जो कोटिंग होती है उसको रिमूव करता है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करता है ताकि पेनिट्रेशन इजी हो जाए स्पर्म की टुवर्ड्स एग, एज वेल एज एन सेवरल टाइप ऑफ न्यूमोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। ये स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकाई भी रिलीज करते हैं हाइलोरोनिडेज एंजाइम ताकि डीप टिश्यू तक पेनिट्रेशन हासिल की जाए। तो ये डीप पॉलीमराइज करता है हाइलोरोनिक एसिड को जो स्किन के नीचे होती है और टिश्यू तक डीप स्प्रेडिंग होती है डिजीज की, और इसको हम स्प्रेडिंग फैक्टर हाइलोरोनिडेज एंजाइम को स्प्रेडिंग फैक्टर भी कहते हैं। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, द इन्वेसिव पावर ऑफ सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द सीक्रेट ऑफ हाइलोरोनिडेज एंजाइम। तो हाइलोरोनिडेज एंजाइम बढ़ जाने की वजह से ये इसके इन्वेसिव यानी कि अंदर जाने की खासियत बढ़ जाती है। तो ये इसके अलावा स्पर्म की ओवा तक पेनिट्रेशन भी इजी कर देता है क्योंकि ऊपर जो विस्कस सब्सटेंस होता है उसको ये डीपोलिमराइज कर देता है। Clinically, it is an enzyme used to increase the substance of absorption of solution and demonstrated by Kleis. Kleis क्या होता है कि अगर हम लार्ज फ्लूइड इंजेक्शन के जरिए इंसर्ट करते हैं तो उसको हम ग्लाइसिल कहते हैं, तो उस इंजेक्शन के अंदर भी हम यूज़ करते हैं हाइलोरोनिडेज। दूसरा जो सल्फेट फ्री म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो कंड्राइटिन है। ये सबसे पहले कार्निया के अंदर सेजुलेट किया गया और कार्निया के अंदर इसकी हाई कंसंट्रेशन है और इसको सेपरेट कहाँ से किया गया था, क्रेनियल कार्टिलेज के अंदर। तो इसमें और हाइलोरोनिक एसिड में छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन होता है। गैलेक्टोसामीन का मतलब क्या है कि ये जो यूनिट है ग्लूकोसामीन का, इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर चला जाए तो ये गैलेक्टोसामीन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपका है कंड्राइटिन, ये इसके अंदर ये कार्निया के अंदर होता है और इसमें गैलेक्टोसामीन होता है। फिर सल्फेट कंटेनिंग आ जाएंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड। सबसे पहले केराटिन सल्फेट है। ये सल्फेट कंटेनिंग एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड फाउंड इन द, ये इसकी लोकेशन है कोस्टल कार्टिलेज कार्निया has been isolated from bovine carne, ठीक है। It has been reported in present in nucleus pulposus, जो central vertebra उसका fluid है उसमें यूज होता है, एंड wall of aorta उसके अंदर यूज होता है। कंपोजिशन क्या है, इसमें रिपीटिंग डाइसैकेराइड होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और इसमें ये वाहिद है जिसके अंदर कोई एसिड नहीं है, ठीक है, लेकिन मोनोसैकेराइड है गैलेक्टोज, ठीक है, वरना ग्लूकोनिक एसिड या हाइड्रोनिक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन ये एच क्यों है, ये इसके अंदर जो सल्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 6 के ऊपर लगा होता है, ठीक है, इसकी वजह से। द टोटल सल्फेट कंटेंट वेरी बट एस्ट्रा सल्फेट इज प्रेजेंट कार्बन नंबर 6 ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड गैलेक्टोज, दोनों के छठे कार्बन के ऊपर लगा होता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, ये टिश्यूज के अंदर यूज होती हैं। केराटिन सल्फेट टाइप 1 अगर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ये जुड़ा हुआ है, ये जो आपका है केराटिन सल्फेट, तो उसको टाइप 1 कहेंगे। और अगर ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो जुड़े हुए हैं
तो वो इसको केराटिन सल्फेट टाइप 2 है। यानी कि अगर ये कार्निया के अंदर होती है, ये स्केलेटन टिश्यूज के अंदर, तो अगर तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, ये कार्बोहाइड्रेट है उसकी प्रोटीन के साथ, तो वो टाइप 1 है, और अगर ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है तो टाइप बी है। कुंड्राइटन सल्फेट, पहले हमने पढ़ा था सिंपल कुंड्राइटन, ये कुंड्राइटन सल्फेट है, इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो कुंड्राइटन का मतलब है इसमें एक यूनिट एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन का होगा, दूसरा ग्लूकोर्निक एसिड का होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले ममेलियन टिश्यू और कार्टिलेज से होते हैं, ये थे इसकी 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 में क्या है, चीफली प्रेजेंट इन कार्टिलेज, एडल्ट बोन एंड कार्निया, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसमें, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन और डी ग्लूकोर्निक एसिड होता है, और इसमें जो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन होता है, इसका 4 कार्बन जो होता है वो सल्फेटेड होता है, ये आप देख सकते हैं। ये जो एन एसिटाइल टाइप 1 है, टाइप ए है, इसमें 4 कार्बन सल्फेटेड है, ठीक है। और इसमें डी ग्लूकोर्निक एसिड, बीटा 1 4 बीटा 1 3, बीटा 1 4 बीटा 1 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इसमें जो आपका टाइप 2 है, इसमें सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो ग्लूकोर्निक एसिड है वो चेंज हो जाता है हाइड्रोनिक, एपिमरेज एंजाइम जो है वो डी ग्लूकोज को डी ग्लूकोर्निक एसिड को हाइड्रोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नाम भी है, इसको ड्रमेटन सल्फेट भी कहते हैं और बीटा हेपरन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती है। जो टाइप सी है उसमें क्या है कि जो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन है उसका 6ठा कार्बन सल्फेट होता है, 4 की बजाय 6ठा होता है, और इसी तरह ग्लूकोर्निक एसिड इसमें मौजूद होता है। तो ये आप देख सकते हैं जो टाइप बी है, इसमें हाइड्रोनिक एसिड होने की वजह से ये स्किन, कार्टिलेज, वाल्व और टेंडन के अंदर मौजूद होता है, और ये बीटा हेपरिन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसको बीटा हेपरिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इसका तीसरा नाम डर्मेटन सल्फेट है। तो ये हम कर चुके हैं। अच्छा, इसमें जो टाइप सी है इसको भी हम कर चुके हैं, ये कार्टिलेज और टेंडन में होती है। इसमें 6ठा कार्बन एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन का सल्फेटेड होता है 4 की बजाय। जो टाइप 4 है इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोनिक एसिड होता है, सॉरी ग्लूकोर्निक एसिड होता है, उसका दूसरा और तीसरा कार्बन भी सल्फेटेड होता है चौथे के अलावा, ठीक है। आगे आ जाते हैं हेपरिन। हेपरिन ग्लूकोर्न वो हाइलोरोनिक एसिड के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हेट्रोपोलीसैकेराइड है वो हेपरिन है, ठीक है। इसको अल्फा हेपरिन कहते हैं क्योंकि इसमें अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज मौजूद होती है। It is an anticoagulant present in liver and it is produced mainly in the mast cells of liver, originally isolated from liver, ठीक है। In addition ये और कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, lungs, thymus, spleen, wall of large arteries, skin and small quantity in blood, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट, मीन ग्लूकोर्निक एसिड इसमें होता है, और दूसरा इसमें डी ग्लूकोसामीन होता है, और बाद का फ्यू केसेस में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। और इसमें 2 तरह के एसिड हो सकते हैं, 10% चांसेस होते हैं डी ग्लूकोर्निक एसिड और 90% चांसेस होते हैं एल हाइड्रोनिक एसिड के होने के। असल में होता क्या है, ये जो एपिमरेज एंजाइम होता है ये ग्लूकोर्निक एसिड को हाइड्रोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हाइड्रोनिक एसिड है इसके चांसेस 90% हैं और ग्लूकोर्निक एसिड के 10%। तो ग्लूकोसामीन के अंदर जो कार्बन नंबर 2 का अमाइनो ग्रुप है वो भी सल्फेटेड होता है, कार्बन नंबर 6 भी इसमें सल्फेटेड होता है। हाइड्रोनिक एसिड का कार्बन नंबर 2 भी सल्फेटेड होता है। तो ये हाईली सल्फेटेड जो है ना म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, क्योंकि इसमें एक यूनिट के अंदर 3 सल्फेट ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एपिमरेज एंजाइम मौजूद होता है जो डी ग्लूकोर्निक एसिड को हाइड्रोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इट इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप्स हैव रेडली फॉर्म साल्ट, यानी कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जो एसिड होते हैं तो साल्ट बनते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका 17,000 to 20,000 होता है। प्रोटीन के साथ मिलके ये प्रोटियोग्लाइकेंस बनाते हैं। इसमें जो प्रोटीन का पोर्शन होता है इसमें मोस्टली ये 2 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, सीरीन और ग्लाइसिन। Approximately 2/3 of the serine residue contain glycosaminoglycan chain, यानी कि जो प्रोटीन होती है।
Serine with protein molecule is usually with N-glycosidic linkage, lactose and serine sometimes with threonine. तो थ्रियोनिन भी हो सकती है, तो ये ओग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बना सकती है प्रोटीन के साथ अगर सीरिन थ्रियोनिन आ जाते हैं, और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बन सकती है। The anticoagulant effect of heparin can be antagonized by strongly cationic polypeptides such as प्रोटामीन हम उन लोगों को देते हैं जिनके ब्लड के अंदर ज़्यादा क्लोटिंग जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो क्लोटिंग को बढ़ाने के लिए हम प्रोटामीन देते हैं ताकि जो हेपरिन है वो ख़त्म हो जाए, which binds strongly to heparin thus inhibiting its binding to एंटीथ्रोमिन। एंटीथ्रोमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देती, ठीक है। तो ये फिर अगर एंटीथ्रोमिन फंक्शन नहीं करेगी तो क्लोटिंग नहीं होगी, सॉरी ब्लड क्लोट कर जाएगा। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, तो ये उन लोगों को हम देते हैं जिनके अंदर क्लोटिंग नहीं होती, ठीक है। तो क्लोटिंग को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल विद इनहेरिटेंट डेफिशिएंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 है वाइड स्प्रेड, इनमें क्लोटिंग ज़्यादा होती है जिनमें एंटीथ्रोम्बिन 3 नहीं होता। Heparin and heparin analog are used as anticoagulant. They have a multiplicity of biological actives such as anti-inflammatory के तौर पर भी करते हैं, एंटी कैंसर के तौर पर भी यूज करते हैं, एंटी वायरल भी, एज वेल एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीजेस। तो दूसरा जो चौथा है हमारे पास वो हेपरेटिन सल्फेट है। ये बिल्कुल उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है हेपरिन का, लेकिन इसमें सल्फेट ग्रुप भी कम हो जाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है, और इसमें डी ग्लूकोर्निक एसिड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइट्रोनिक एसिड। तो ये एमोलाइट लीवर यानी कि लीवर का साइज जब बढ़ जाए तो उसमें ज़्यादा होता है। ह्यूमन के टिश्यूज़ के अंदर भी होता है, कैटल एओर्टा, इसके अलावा यूरिन के अंदर भी यूज़ होता है, लीवर स्प्लीन पेशेंट्स विद गैरिकोलिज्म के अंदर भी यूज़ होता है। तो ये है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। आप आ जाते हैं न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड। न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड को न्यूट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मैनी ऑफ द न्यूट्रल नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड, ये है तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड लेकिन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? न्यूमोकोकाई कैप्सूल, ये जो कैप्सूल होता है सेल वॉल के ऊपर, ये न्यूट्रल होमोपॉलीसेकेराइड सॉरी न्यूट्रल हेटेरोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। Type of specificity of pneumococci residue on the specific polysaccharide present on the capsule, कि कौन सा polysaccharide उसमें मौजूद है। Preparation of capsular polysaccharide from type 1 pneumococci yield on hydrolysis glucosamine and glucornic acid। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोसामीन और ग्लूकोर्निक एसिड होता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप सेल्स के ऊपर भी जो पॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं लेकिन न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो 4 मोनोसेकेराइड इसमें ज़्यादातर मौजूद होते हैं, ग्लैक्टोज, फ्यूकोज, ग्लैक्टोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड या एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन। तो अगर नॉन रिड्यूसिंग एंड के ऊपर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर ग्लैक्टोज है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर फ्यूकेज है तो एच फैक्टर भी होगा, तो ये बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव होगा। यानी कि जो एंड का रेजिड्यू है अगर उसमें ग्लैक्टोसामीन आ रहा है तो वो ब्लड ग्रुप ए को कोड करेगा, और जो ग्लैक्टोज आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे अगर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन येलो आ रहा है तो ये ब्लड ग्रुप ए बनाएगा, और अगर ग्लैक्टोज आ रहा है तो ये ब्लड ग्रुप बी बनाएगा, और अगर फ्यूकोज आ रहा है तो एच जीन बनाएगा, एच फैक्टर भी होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कंट्रोल करता है। अगर एच फैक्टर है इनके साथ तो पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो ये नेगेटिव होगा। The amino acid composition of blood group substance is peculiar in that sulfur containing and aromatic amino acid are absent। तो जो इसके साथ प्रोटीन लगी होती है इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड भी नहीं होते और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी नहीं होते। नाइट्रोजनस न्यूट्रल म्यूकोपोलीसेकेराइड फर्मली बाउंड प्रोटीन लाइक ओवल एल्ब्यूमिन। आगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड की कुछ हम इम्पोर्टेंस कर लेते हैं। तो ये प्रोटियोग्लाइकेन आर कंजुगेटेड विद प्रोटीन, यानी कि इनके ऊपर मोस्टली
ये नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटीन के साथ ये मिलके कोर बना लेते हैं, प्रोटीन कॉल्ड कोर, प्रोटीन आर कोवलेंट लिंक टू ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। इसके अलावा आप जो any of the gags, hyaluronic acid, keratin sulfate 1, 2, chondroitin sulfate A, B, C, D, heparin, heparin sulfate can take part in the tissue formation. The amount of carbohydrate in proteoglycan is much greater, up to 95% as compared to glycoprotein। मैंने कहा था अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट 4% से बढ़ जाती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, म्यूकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन, और अगर कम है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा अगर 4% से। तो ये जो गैग्स हैं ये ओग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं या एनग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी जब सीरिन या थियोनिन होगी, और एनग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी जब एस्पारेजिन एंड के ऊपर आ जाएगा। एग्जाम्पल है केराटिन सल्फेट जो है ये एनग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाती है ज़्यादातर, ठीक है, और दूसरे ओग्लाइकोसिडिक। तो ये हम फंक्शन तो पहले भी कर चुके हैं एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ये जो हेट्रोपोलीसेकेराइड हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर गाउंस ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मेसेनकाइमा। तो ये इंटरेक्ट विद कोलेजन एंड इलास्टिन जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं उनके साथ ये अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक्ट एज ए पॉली एनाइन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर साल्ट बनाते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो टिश्यूज के अंदर होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी कि ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करते हैं टिश्यूज के अंदर। इसके अलावा ये जो एक्ट करते हैं बैरियर के तौर पर, स्किन के ऊपर नीचे लेयर होती है हाइलुरोनिक एसिड की जो कि पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया को कम करती है। इसके अलावा रोल इन रिलीज ऑफ हार्मोन, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर मौजूद होता है और हार्मोन की रिलीज में हेल्प आउट करता है ग्रैन्यूल से। इसके अलावा role in cell migration in embryonic tissue, hyaluronic acid present in high concentration in embryonic tissue and is considered to play important role in cell migration during morphogenesis and bond repair। इसके अलावा ये जो सेल डिवीजन होती है इसमें सेल डिवीजन में भी जो है ना हाइलुरोनिक एसिड का रोल है। ये कंसेप्ट मैप है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, लिगोसैकेराइड। तो ये मोनोसैकेराइड में हमने कैटेगरी पढ़ी है, इसमें दो तरह की कैटेगरीज होती हैं मोनोसैकेराइड की, फीचर प्रोजेक्शन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन, और हवास प्रोजेक्शन, रिंग स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन भी होती है। कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, माल्टोज और लैक्टोज ये सारी रिड्यूसिंग शुगर हैं, ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। पॉलीसैकेराइड में हमने स्टार्च, माइलोज, माइलोपेक्टिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये सारी पढ़ी हैं हमने। तो मोनोसैकेराइड में हमने ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज पढ़े हैं, उनके सोर्सेज पढ़े हैं। डाइसैकेराइड में ये माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज पढ़े हैं, उनके सोर्सेज पढ़े हैं, उनकी लिंकेज पढ़ी है। पॉलीसैकेराइड में हमने स्टार्च में माइलोज और माइलोपेक्टिन पढ़ी है, उनकी सोर्सेज और उनके अंदर लिंकेज जो होती है वो पढ़ी है। ग्लाइकोजन जो है वो पढ़ी है हमने, सेलुलोज पढ़ी है, कहाँ पे होती है, उसके क्या स्ट्रक्चर है। सम क्लिनिकल कंसेप्ट क्या है, ग्लूकोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू मैमल्स। उनके अंदर एक्सेप्ट रूमिनेट्स जो है उसमें अंदर सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट होती है और एसिड बनाती है। The bulk of dietary carbohydrate is digested and finally absorbed as a glucose in the body, और उससे एनर्जी मिलती है। Dextrose is another form of glucose जो डेक्सट्रोरेटरी फॉर्म में होती है, is frequently used in medical practice, यानी कि वो जो बोटल्स होती हैं उसके अंदर यूज होती है। फ्रक्टोज इज abundantly found in semen which is utilized by the sperm for energy। सीमन के अंदर जो एनर्जी होती है वो फ्रक्टोज से आती है। Several diseases are associated with carbohydrate, ये डायबिटीज mellitus, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज अगर कोई एंजाइम डेफिशिएंट है। इसके अलावा accumulation of sorbitol and dulcitol in the tissues may cause certain pathological condition like cataract and neuropathy। तो ये डायबिटीज mellitus में कैटरेक्ट भी हो सकता है, न्यूरोपैथी भी हो सकती है। नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट सेल प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। These include decreasing the intestinal absorption of glucose, cholesterol and increasing bulk of feces to avoid constipation। ये सेलुलोज का रोल है।
The mucopolysaccharide hyaluronic acid serve as a lubricant and shock absorbent in joints. ये पहले कह चुके हैं. The mucopolysaccharide heparin is an anticoagulant, and the survival of Antarctic fish below -2 degrees centigrade is attributed to the anti-freezing glycoprotein present in the heteropolysaccharide. हेटोपोलाइसैकेराइड और प्रोटीन का जो कम्प्लेक्स होता है. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ ग्लाइकोसाइड इम्प्लाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. ये एक ग्लाइकोसाइड ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोसिस को बुला करती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ग्लाइकोसाइड है जो हम यूज करते हैं. ये रेफरेंसेस हैं. थैंक्स ऑल.